अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह क्या हाल है आप लोगों का? हाल? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वी विल कम बैक, वी विल बाउंस बैक, वी विल कम बैक। अभी भी सीरीज हमारे हाथ में है, इधर हम ड्रॉ करेंगे और या हम मतलब या हमारे पास चांसेस हैं। मेरा नहीं हाल कि किसी को इस तरह टेंशन हो रही है। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज कल एक तो बारिश ने इतना रौला क्रिएट किया वहाँ के 2 घंटे। हाँ, वो सेटिंग वो थी कि जिसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट रखने की जरूरत नहीं थी। 7 ओवर्स के मैच में वैसे उन्होंने जो मारा 7 ओवर में, मतलब कि एक्सक्यूज मी, जहां पहली बॉल से ही बैंड, हाउ डेयर यू डू, मतलब पहले ओवर से ही आपको 14 रन पर ओवर बनाने हो, वहाँ हमें पता है कि ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की भी ज़रूरत है कि हमारे पास क्या कोई पावर हिटर, हमारे पास कोई ऐसा बल्लेबाज मौजूद है जो कि बॉल को स्टेडियम से बाहर उठाकर फेंक दे, जिसको एक इम्पैक्ट प्लेयर भी अगर आप मेरे जहन में एक नाम आता है लेकिन वो खेल नहीं रहा। देखें आप क्या मेरे जहन में एक नाम है जो कि फखर जमान एंड साइम अयूब। साइम का तो साइम बना ही T20 मतलब के फॉर्मेट में से। वी नीड अ मैक्सवेल इन आवर टीम ऑल द टाइम। मैक्सवेल भी हुमा, आप हम चेक करें हमारी लक के मतलब 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल रहा था, लेकिन चल चला है। मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ चलना या फिर उसने अपनी एक जो थी ना एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दिखा दी कि 7 उसमें ओवर्स में भी आप क्या कर सकते हैं, विच वाज क्वाइट कमेंडेबल एंड यस वी कुडंट डू इट। मैं इसको बहुत ज़्यादा दिल पे टू बी ऑनेस्ट नहीं ले रही, बिकॉज मेरे लिए ये प्रॉपर मैच नहीं पड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स और पता है क्या, एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि काटा तो 7 ओवर है ना, तो 7 ओवर में आप नेचुरली ये कोशिश ना करें कि आप किसी टीम को ऑल आउट कर देंगे, आप सिर्फ रन कंटेन करें, बिकॉज इट इज जस्ट 7 ओवर्स। आप रन्स कंटेन करें, मेड इन कराने की कोशिश करें। उन्होंने ऑल आउट ही किया, लाइन और लेंथ। हम तो अब 16 पे आधी टीम पेविलियन लौट गई थी, मतलब आप ऑल आउट की बात करें। आई डिडंट एक्चुअली वॉच इट, बट यस आई डिड फॉलो व्हाट वाज गोइंग ऑन। मतलब बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है क्योंकि वो ज़ील है, वो एनर्जी है, वो जज्बा है, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट हमारे लिए वो सर्कमस्टांसेस नहीं थे। कोई 160 रन बनाने होते, कोई 150 होते, 100, हम जीत जाते। हमारी वो एक्सपर्टीज है, लेकिन जहां पहली ही गेंद से 14 रन पर ओवर की एवरेज है, वहां हम But there is a lot to learn from it. Fine, we didn't do it, लेकिन उनको देखो कि उन्होंने क्या किया. So there is a lot to learn. और in fact हमारे कैप्टन जो है रिजवान, उनका भी यही कहना था कि कल के खेल में फर्क सिर्फ मैक्सवेल का था और कुछ नहीं. अच्छा एक दफा सुन लेना कि वो क्या कह रहे हैं. है भी नहीं हमारे पास फिलहाल तो नहीं है. अच्छा listen to रिजवान. जब देना तो आपको चीज़ें समझ में आती है कि यार हम कहीं पे लेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ना हमारे पास कमज़ोरियां हैं, मगर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जीतते भी हैं तो हम अपनी चीज़ों को रिव्यू करते हैं कि यार हम कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं और काम ने गलतियाँ की है. मैक्सवेल की गेम ही ऐसी है, वो ODI हो T20 हो, वो इसी तरह खेलता है और उसको आज वो पूरी कंडीशन मिली है जिस तरह उसकी पूरी लाइफ इस चीज़ में गुजरी है, और इसीलिए उसने अगर पूरी मैच की आप सिनारियो निकाले तो एक ही मैक्सवेल का सब जो डिफरेंस था. हमारी पाकिस्तान की टीम देख रहे तो एक न्यू फेज आपको नजर आ रहे हैं, ज़्यादातर डेब्यूट नजर आ रहे हैं आपको. तो एक चीज़ है, हम अब जिस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अच्छी शेप में आ जाए, तो उसमें कहीं कमी बेशी होगी. कहाँ पे पावर हिटर नहीं होंगे, कहाँ पे ओपनर नहीं होंगे, कहाँ पे फास्ट बॉलर नहीं होंगे, कहाँ पे स्पिनर नहीं होंगे. तो ये चीज़ें तो होती रहेगी कि आप जब टीम को यकजा करने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट 11 मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आगे जिम्बाब्वे सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, तो आपको हम प्लेयर ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हमारी पाकिस्तान बेस्ट शेप में कहाँ से आएगी. अच्छा जी, ये सारा कुछ तो हमने देख लिया, लेकिन मुझे ये हम बात सुन भी रहे थे तो याद आ गया फखर जमान की परफॉर्मेंस जो थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिसमें मतलब टारगेट तो खैर न्यूजीलैंड ने बहुत लंबा बनाया था. ये हम कौन सी ट्रॉफी थी, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप था भारत में जो इंडिया में जो डेफिनेट वही वाला. उसमें फखर जमान ने 126 सिंगल हैंडेड लेकिन हमने साइम को भी भेज दिया बाय द वे, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, टॉकिंग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता है नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा वजारत खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग में चैंपियंस ट्रॉफी का भी जिक्र निकला और उन्होंने कहा कि खेल जो है वो जोड़ने का जरिया बन सकते हैं और भारत को इस सिलसिले में भारत और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है खेल तो ताल्लुकात में बेहतरी का सबब लाते हैं, लेकिन ICC की हालत देखिए कि लिटरली एक तरफ खुआ दूसरी तरफ खाई है. अगर एक भारत की बात नहीं मानता, भारत पुल आउट करता है तो रेवेन्यूज़ का लॉस होता है, पाकिस्तान नहीं आता तो भी रेवेन्यू का लॉस होता है, पूरा फॉर्मेट डिस्टर्ब होता है.
और इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आ रही है कि अक्टूबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत की तरफ से या किसी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री की तरफ से ये रिजर्वेशंस नहीं शो की गई थी कि हम नहीं आएंगे। हाँ, ये अजीब बात है ना, दिस इज रियली कम आउट ऑफ नोवेयर। बाय द वे, आपने क्या नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहा था? एक मिनट, हाँ, आपने यही कहा था। अच्छा, बड़ा इंटरेस्ट है, मैं जरा उस पे हो गई थी ना, लेकिन वो आई गेस वो हैं भी पटेल साहब, तो वो इंडियन डिसेंट के होंगे। इन एनी केस बिल्कुल बहुत सी बातें हो रही हैं, और आपने अब्दुल्ला बड़ा अच्छा याद दिलाया कि ये पहले क्यों नहीं, पहले ही निगेट कर देते ना, कि मतलब कह देते कि नहीं हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही आपको ये बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, उसकी कल दुबई से ट्रॉफी जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा दी गई है। लवली, तो ये भी हुआ है, बड़ा अच्छा प्लान है ट्रॉफी का भी। सो ट्रॉफी इज इन पाकिस्तान, the host country. Yes, absolutely। और बस हम थोड़ी ये लें जी, ट्रॉफी आ गई। आपको पता है मुझे और अब्दुल्ला को बड़ा ही शौक है ट्रॉफी को भी क्रिटिक करने का। कैसी लगी ट्रॉफी? अच्छी है। ये वही वाली होती है या चेंज होती है हर दफा? ये मुझे लग रहा है सेम नहीं है। नहीं, चेंज लग रही है अब्दुल्ला, पहले कुछ क्रिस्टल भी हो जाता होता है, ये जरा डिफरेंट लग रहा है यार मुझे, क्योंकि ये ट्रॉफी ना मैंने उठाई हुई है, मुझे इसलिए याद आ रहा है। अच्छा, तो फिर यही होगी, फिर देन यू नो बेटर। अब हम फैजान से पूछेंगे, बिकॉज मुझे याद आ रहा है कुछ, या तो बहुत मिलती जुलती है। जी, सरफराज जब जीत के आए थे चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं उनके घर गया था, और फिर वो यहाँ भी आए थे शायद, लेकिन मैं उनके घर तो गया था, मुझे याद है। तो अगर आपने ट्रॉफी उठाई हुई है तो उनके घर ही उठाई होगी, क्योंकि यहाँ अगर आती तो मेरे भी हाथ लग जाते हैं ना। इस ट्रॉफी के साथ मैंने फोटो शूट कराए हुए। सो माशाल्लाह, देन यू वुड नो। ओके फाइन गाइस, दिस इज द सेम ट्रॉफी इन दैट केस। अच्छा जी, 16 नवंबर से चैंपियंस टूर का जो है वो आगाज होना है, और नहीं, किसका आगाज होना है? मतलब चैंपियंस लीग टूर, अब ट्रॉफी का यार, बिल्कुल ट्रॉफी का। वो आपको पता है ना, वो भी तो इधर उधर घूमती है। ट्रॉफी जाएगी K2 बेस कैंप, स्कर्दू, हुंजा, मरी और पाकिस्तान के और जो इस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं ना, जहां दुनिया को अभी भी आती है लेकिन और आना चाहिए, वो इस ट्रॉफी के थ्रू हम प्रोजेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। दैट्स नाइस। ये मुझे अच्छा लगा कि मतलब डिफरेंट जगहों पे जा रही है, वरना तुम मेन सिटीज तक की बात रह जाती है ना। तो ये जी, इसका टूर भी होगा ट्रॉफी का, और लोगों को मौका मिलेगा इसको देखने का, और दैट्स इट। अब ज़रा हम बाकी बातें जो ज़रा पते की बातें हैं कि जी ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, व्हाट्स द लेटेस्ट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, तो ये बात कर लें। सोहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, और अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने। सोहेल इमरान एंड माजिद भट्टी साहब। सोहेल भाई, आप हमें बताइए लाहौर में क्या तैयारी है? ट्रॉफी भी आ गई है, मतलब यू नो सीम्स लाइक ठीक है, स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ, ब्रॉडकास्टर्स अभी तक कंफ्यूज्ड हैं क्या हुआ, लेकिन स्केड्यूल नहीं आया, ट्रॉफी आ गई है। ट्रॉफी जरूर आ गई है। ट्रॉफी का क्या प्लान है? किधर किधर जाना है ट्रॉफी ने? रुमा, बड़ी हैरानकुन बात है, और ये शायद पहली मरतबा ही हुआ होगा कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन ट्रॉफी टूर जो है वो शुरू किया जा रहा है कल से। और इससे पहले जितने भी ICC के इवेंट्स होते रहे हैं, लगभग जो 3 महीने, कम से कम 3 महीने, नहीं तो इससे पहले 4 महीने 6 महीने पहले अनाउंसमेंट की जाती रही है। अभी हालिया दौर में देखा जाए, जिसमें T20 जो न्यूयॉर्क में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, और उससे पहले जो ICC वनडे को वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, वो भी 4 और 3 महीने पहले उसके शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया गया था। जिस तरह कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इतना कम से कम वक्त दरकार होता है कमर्शियल पार्टनर्स को और ब्रॉडकास्टर्स को, ताकि वो अपना सेल आउट कर सकें अपनी प्रोडक्ट को। लेकिन ट्रॉफी खुशाइन चीज ये है कि बड़ी अच्छे अंदाज से लिया गया कि जी बड़ी मनफी खबरें आ रही थी पिछले एक हफ्ते से, लेकिन ट्रॉफी टूर का शेड्यूल अनाउंस हुआ, कल से वो शुरू हो रही है। इस्लामाबाद से हुंजा जाना है उसने, और उसके साथ साथ मुजफ्फराबाद, दीगर मुकामात भी जाएगी जो कि सियाहती हैं, उनको प्रमोशन के लिए आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको सजेस्ट किया था, जिसको तस्लीम किया गया, और इसी वजह से वहां पर ले जाया गया। हमें यह भी बताया गया कि जो 3 वेन्यूज हैं उन पर भी लाने का प्लान किया गया है इस ट्रॉफी को, जो कि आखिरी मरतबा 2017 में हुई थी और पाकिस्तान ने ही उसको जीता था। लेकिन शेड्यूल के हवाले से अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई सॉलिड जिसके हम ऊपर कह सकें कि कब अनाउंसमेंट होगा। जी सोहेल, यही खामोशी के तौर पर, खामोशी के तौर पर क्या? जी, खामोशी के तौर पर जो स्टेक होल्डर है मेनली जो है, जिसमें पाकिस्तान भी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी है, और उसके साथ साथ इंडिया जो जिसके साथ डिस्प्यूट हुआ ये वाला कि उन्होंने आने से इनकार किया, ये बैकहैंड के ऊपर इसके ऊपर पूरे का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सतह के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात नहीं हो रही। There is no official written communication yet. आप ये देखिए कि भारत
मतलब कितनी देर लगती है किसी को कुछ डिक्टेट करा के ईमेल भेजने में, मगर भारत अभी नहीं ना, तक इसीलिए तो कह रही हूँ, इन वो- राइटिंग कुछ वो नहीं अभी दे तक रहा ये बस है। वो मजे ले रहे हैं या भट्टी whatever साहब, it is। जी भट्टी जी, सोहेल भाई कंप्लीट योर थॉट एंड देन भट्टी साहब के पास आएंगे। जी अब्दुल्ला जी, जिस तरह आपने कहा कि जी अभी तक कोई चीज सामने नहीं, लेकिन ये चीजें जरूर सामने आ रही हैं कि जो इंडियन मीडिया के थ्रू लग यही रहा है कि बीसीसीआई जो है वो चीजें फ्लोट करता जा रहा है। रात को शायद वो ख्वाब देखते हैं और सुबह उठ के उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले उन्होंने शोशा छोड़ा कि साउथ अफ्रीका लेके फिर जाया अब जा रहा इंडिया है का शोशा छोड़ा पूरे के पूरे को। अब एक और देखे कितने सीनियर आउटलेट हैं और वहां पर उनके सहाफी हैं, उन्होंने ये बता दिया कि जी इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। कमाल ही हो गया है, हद ही हो गई है। कितनी कि कोई आप अहमकाना बात है वैसे। आई एम सॉरी कि इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, इंडिया ने ही तो, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन पसूड़ी डाली हुई है, वरना पाकिस्तान तो आने को सारे तैयार हैं। ऐसा कोई मसला इधर है नहीं, सिर्फ इंडिया को मसला है, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। भट्टी साहब, ये अनयूजुअल सी बात है। इस टूर्नामेंट में हर चीज अनयूजुअल ही होती जा रही है। ट्रॉफी पूरा अपना टूर कर रही है, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। आपने ऑब्वियसली इतने ऐसे टूर्नामेंट्स जो हैं वो कवर किए हैं। ये नॉर्मल सी सिचुएशन बनी हुई है कि इतना डिले होता जा रहा है स्केड्यूल अनाउंस होने में। आफ्टर ऑल जिन्होंने आना है, शायकीन वगैरह ने टिकट्स लेने होते हैं, वेन्यूज होते हैं, मतलब देयर आर अ मिलियन थिंग्स दैट गो अराउंड अ टूर्नामेंट। भट्टी साहब जी जी मुझसे पूछे हुआ जी आपसे पूछ रहे हैं। जी, गुड मॉर्निंग भट्टी साहब। देखिए ये सारा कुछ उमर अब्दुल्ला इसलिए हो रहा है कि आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, वो जिस तरह कछुआ रेत के अंदर मुंह दे के बैठा होता है ना, आईसीसी की पोजीशन वो है। आईसीसी को फ्रंट पे आना चाहिए। अब देखें ना, 3 दिन हो गए, डेडलॉक है, आईसीसी बिल्कुल खामोश है। भारत से बिल्कुल एक सिंपल सवाल पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई आप इंडिया से ये तो पूछे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्या रीजन है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहते। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में अब भारत इतना आगे चला गया है कि ब्लाइंड टीम में आना है, उसको एनओसी नहीं दी जा रही। कल सोहेल इमरान ने खबर दी कि कबड्डी टीम को मना कर दिया गया है। तो बेसिकली क्रिकेट जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन ये सियासत इतना ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको आगे भट्टी बढ़ाया साहब, हुआ है बीच सियासत में को। क्रिकेट नहीं हो रही थी, लेकिन बाकी खेल तो हो रहे थे। हाँ, मतलब कबड्डी MMA वाले के भी कुछ आ जाते fighters थे, भी MMA आए, वाले भी आ जाते थे, टेनिस में भी इंडियन मतलब कुछ आए प्लेयर्स। रिलीजियस टूरिज्म भी चल रहा है। बाकी खेल एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट वो तो थोड़े बहुत हल्के फुल्के चल नहीं रहे थे। देखिए हर चीज हो रही है। जयशंकर साहब 2 दिन खुद इस्लामाबाद में रह के गए, जो उनके फॉरेन जी, मिनिस्टर थे, वो आए थे अभी लेकिन SCO में। अब इंडिया जो है, जी हाँ, लेकिन इंडिया बस अब क्रिकेट के मामले में शायद उन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में आईसीसी को आगे आना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये इंडिया अगर ये समझ रहा है कि जो माउथ पीसेस हैं बीसीसीआई के, जो उनके जर्नलिस्ट हैं कभी किसी चैनल पे, और अब्दुल्ला और हुमा, जो सबसे अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं, उन सहाफियों को जिस तरह हीरो बनाकर बिठाया हुआ उन्होंने, और एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बजाय इंडिया करे, पाकिस्तानी चैनल्स पर वो बैठ के कर रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये भी हो रहा है। शायद इस बार जी हाँ, इस बार ये मामला इतना आसान नहीं है जितना बीसीसीआई समझ रहा है। इस बार ये मामला इतना आसान नहीं है जितना बीसीसीआई समझ रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं अभी, मतलब क्या होगा? वो जो बोर्ड मीटिंग है उस तक बात जाएगी। पाकिस्तान ने क्या सोचा है, कहाँ लिखेगा? खेलों की सालसी अदालत की बात हो रही थी। कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहां पे हम अपील कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं? आप दोनों में से बताइएगा। सोहेल आप बताइए। लीगल ऑप्शंस का जरूर, वरना तो इस तरह तो गॉसिप और कयास रैया तो हो ही रही हैं। लीगली क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे? जब भी अब्दुल्ला भी तो पाकिस्तान उसी अपने मौकफ पे कायम है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और तमाम के तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में होंगे। जाहिर है डेडलॉक है, इंडिया ने आने से इनकार किया है। तो जैसे कि सबके सामने है ये चीज़ कि ये मामला टेबल के ऊपर जाना ही जाना है। गवर्निंग जो उनकी बोर्ड मेंबर्स हैं उनका इजलास बुलाया जा सकता है
और ये भी मुमकिन है कि इन दिनों तमाम बोर्ड के साथ ऑनलाइन या वर्चुअली उनके साथ ये गुफ्तगू-शुनीद जारी हो और फिर जब एक एमिकेबली तौर पर अगले 2-4 रोज के अंदर एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए ताकि जो आईसीसी जिसकी बहुत ज्यादा सुर्खी हो चुकी है इस वक्त तक, उसने अपने आप को टूथलेस एक ऑर्गेनाइजेशन साबित किया जिसके बारे में पहले भी यही कहा जाता रहा है कि जी बस उसने 12-14 ममालिक को इकट्ठा किया हुआ है, उसमें से वो मुनाफा कमाती है, अपनी एसोसिएट ममालिक को या दूसरों को मुनाफा तकसीम करती है, इसके अलावा उसका कोई किरदार नहीं। अब उसका खुल के वो चीज जो हम लोग इजहार कर रहे थे, माजिद भाई भी कर रहे थे, आज खुल के वो आईसीसी सामने आ चुकी है कि उसके अपने बस में कोई नहीं। अगर यही चीज आईओसी होती या कोई और फेडरेशन होती, फीफा होती, देखते अगर कोई मुल्क इनकार करता है, नहीं आने से इनकार करता है तो उसकी जगह पे दूसरा मुल्क शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अब इंडिया है, इंडिया से पैसे कमाने की उन्होंने एक उसको सोना देने वाली मुर्गी समझा हुआ है कि जी उसको हम छोड़ नहीं सकते। और आज देख लें कि आईसीसी जो है वो बैकफुट पे जा चुका है। समझ में नहीं आ रहा भट्टी साहब, आप अपनी रोशनी जरूर डालिएगा कि ये कैसे तसव्वुर कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे तो इंडिया अकेला इन्हें पैसे कमा के दे देगा। मतलब मैचेस, सबसे बड़ा रेवेन्यू तो इंडिया पाकिस्तान मैचेस से आता है ना, ये बात सबको पता है, ब्रॉडकास्टर्स को पता है, स्पॉन्सर्स को पता है, आईसीसी को पता है। अगर कोई ऐसी शरारत अगली स्टेज पे पहुंचती है तो पाकिस्तान विल सर्टेनली पुल आउट। ऑल्सो मैं सारों को यहाँ याद दिला दूं कि क्रिकेट यूज्ड टू बी अ जेंटलमैन्स गेम। ये पैसों की और ये सब कुछ भी बातें ना मुझे बड़ी तकलीफ दे लग रही हैं इस वक्त, बट दैट आई गेस इज ऑल्सो द रियलिटी। भट्टी साहब जी, हुमा जो अब्दुल्ला बात कर रहे हैं बिल्कुल वही है कि चले इंडिया टूर्नामेंट खेलता है और पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो वो रेवेन्यू जो पाकिस्तान की वजह से आता है, पाकिस्तान को तो जो टूर्नामेंट की आमदनी का 10% शेयर मिलता है, इंडिया को 30% शेयर मिलता है। शेयर भी उसका ज्यादा है लेकिन उसकी बदमाशी अपनी जगह कायम है। वो जब चाहते हैं अपनी टर्म्स जो है वो आईसीसी को डिक्टेट करवा देते हैं। आपके पास देखें सॉलिड रीजन होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे तो दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, जयशंकर साहब खुद आके चले गए, तो इंडिया को आने में क्या कबात है। मेरे ख्याल ये मामला या तो आईसीसी बोर्ड में जाएगा या फिर लीगली इसको टेकअप किया जाएगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीगली इस मामले को आगे लेके चला गया तो चले, इस साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ना हो तो फिर 2026 में इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट नहीं कर सकता। अगले साल इंडिया ने खवातीन का वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो इंडिया के पास तो अगले 5-6 साल में आईसीसी के 4 टूर्नामेंट्स की होस्टिंग है। तो वो किस तरह ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जाएगा। मेरा ख्याल वंस फॉर ऑल इस इश्यू को रिजॉल्व होना चाहिए, चाहे लीगली रिजॉल्व हो चाहे बाहमी रजामंदी से हो, लेकिन इंडिया को खेल लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें जो हमने सुना है, बल्कि कुछ इंडिया के जो साथी दोस्त हैं जो वहां भी कुछ अच्छे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि शायद कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है। हो सकता है कि कहीं हो सकता है नवाज शरीफ साहब फोन उठाएं और अगर कर दें तो हमने तो पहले दिन ये कह दिया था। मैं तो पहले दिन से ये कह रही हूँ कि सिंस डे वन, बिल्कुल सिंस डे वन हम ये कह रहे हैं कि ये वैसे ही इन्होंने एक शोशा, जिसका हम सारे ही वर्ड यूज कर रहे हैं, ये शोशा छोड़ा हुआ है, एंड में इन्होंने भी आ जाना है। इन एनी केस एंड यस दैट इज आल्सो पॉसिबल कि अगर नवाज शरीफ साहब फोन उठाएं और फोन कर दें नई दिल्ली तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और शायद अक्रॉस द बॉर्डर ये चाहते भी हो कि वी नीड टू गेट दैट कॉल फ्रॉम द टॉप tier, from the top tier कि वो कहेंगे तो फिर then we will do it. Proceed. In any case, क्या होता है। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू। लेकिन ये सारी बातों में वो जो बात हुई है ना अब्दुल्ला कि इंडिया इज रेडी कि हम कर लेंगे अगर पाकिस्तान, मतलब कि मुझे इस बात पे आई एम सॉरी टू से गुस्सा चढ़ रहा है कि अगर आप लोग कर लेंगे तो क्या हम आएंगे। बुजुर्गों का कहा एक तरफ पर नाला तो यहीं बहेगा। ये बहुत आपने जबरदस्त बात की है, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा जी, अब एक और जल्दी से बात कर लें और उसके बाद हम उसके बाद ब्रेक लेंगे। हाँ, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे। अच्छा जी, आप ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड में जब कोई पाकिस्तानी डिग्नेटरी या फिर पॉलिटिशियन, अब तो मतलब हमारे एक्स सीजेपी की भी बात हो रही है, वो जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है ये तो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं। तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला और अब ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकियाँ। लंदन में पीटीआई के हिमायती रोज़ाना जो है वो कुछ ना कुछ करने
गिरने के मौके जो हैं वो ढूंढते रहते हैं, एंड आई एम सॉरी वो लोअर से लोअर तक गिरते जाते हैं ये करके। काजी फाइज ईसा के मामले में हुकूमत पाकिस्तान दर्जनों अफराद के पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर चुकी है और लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से इन अफराद को बाकायदा मुकदमे में भी नामजद किया जा चुका है और इशारे मिल रहे हैं कि इस बार ऐसे अफराद को कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे काफ़ी टाइम आप लोगों ने लगा लिया ये करते हुए, आई एम सॉरी टू से, मतलब ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी ख्वाजा आसिफ को चाकू मारने की धमकी अब संजीदा मामला हो गया। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया। कहते हैं इन लोगों को सिवाय एहतजाज के कुछ नहीं आता, ये उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है। अभी हम आपको बता देते हैं कि क्या कहना था एंड ऑल दैट, लेकिन ख्वाजा आसिफ या फिर हमारे सारे पॉलिटिशियंस इन लंदन ट्रेन्स एंड अंडरग्राउंड, मतलब ये दुनिया ही और है। सोच सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पॉलिटिशियंस ट्रैवल कर रहे हो पाकिस्तान में। अच्छा आप सुने ख्वाजा साहब के साथ जो यहाँ उनका जिस तरीके से सलूक किया गया, उनके नसीब में लिखा हुआ है, ये नसीब में लिखा हुआ है कि आपने लोगों के कारों के पीछे ही भागना है। अगर कोई अपना जो है ना वो और कोई काम नहीं, बस गाड़ियों का ताकुब करना है, नारे लगाने हैं, एक जगह खड़े होके मुर्दाबाद फला तुम्हें मैं ये देख लूंगा वो कर दूंगा, बस ये नारे आपने लगा। ट्रेनिंग ही यही है, ग्रूमिंग ही यही है, उनके नसीब में ये लिखा हुआ है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत का एक फरीजा लिखा हुआ है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से हमने सवाल पूछा कि पाकिस्तान कार्रवाइयों की कोशिश कर रहा है, काजी फाइज ईसा साहब पर हमले भी हुए, मतलब बाज़ लोग कहते हैं वो तो एहतजाज था, लेकिन जब आप किसी की गाड़ी पे मुक्के मारेंगे, ठुड्डे मारेंगे, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे, अगर खुल जाता तो आप जाहिर है फिजिकल होते, अभी तो ये शीशा और दरवाजा बीच में था ना, वरना वो मुक्के कहाँ डायरेक्ट थे। उसका क्या कुछ हो चुका है? सबसे पहले उस वाक़े का तो मुर्तज़ा ने हमें बताया है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने यहाँ जो लंदन हाई कमीशन है उसको इंस्ट्रक्ट किया था कि बरतानवी हुकूमत को काजी फाइज़ के ऊपर जो अलेज्ड अटैक हुआ है उसके हवाले से उनसे फौरी कार्रवाई का मुतालबा करें, लेकिन यहाँ पर हाई कमीशन ने जो कंप्लेंट जमा कराई है सिटी ऑफ लंदन पुलिस को, जिनकी जुरिस्डिक्शन है उनके जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए, उसमें उन्होंने सिर्फ उनको फुटेज दिया अभी तक, और फुटेज में बताया है कि आप ख़ुद फुटेज देखें और उससे डिटर्मिन करें कि कौन किस बंदे ने क्या किया। तकरीबन 12 से 13 लोग थे और जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे जिस रात ये यहाँ पर तकरीबन 2 वीक्स पहले ये वाक़या पेश आया था। अभी तक जो डिप्लोमेटिक पुलिस है उसने एक विज़िट किया है पाकिस्तान हाई कमीशन का, उसके बाद उन्होंने आकर वहाँ पर अपडेट लिए इस हवाले से, लेकिन इससे ज़्यादा किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। अच्छा जी, ये मुर्तज़ा ने हमें लंदन से ये जवाब दिया और साथ फिर हमने दोबारा ये पूछा कि क्या धमकियां देने वाले की कोई शनाख्त सामने आई है? ख्वाजा आसिफ को ख़ास तौर पे जो ट्रेन में वीडियो बनी हुई है, तो क्या कोई शनाख्त सामने आई है, कोई कार्रवाई हुई है? क्योंकि सीसीटीवी से तो निकाला जा सकता है। ऑफ कोर्स, तो ये जवाब आया। ये वाला जो ख्वाजा आसिफ के साथ जो वाक़या पेश आया, ये काजी फाइज जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा के साथ होने वाले वाक़े से कई ज़्यादा सीरियस है, चूँकि यहाँ पर जो पुलिस ऐसा कोई भी जो नाइफ़ का इस्तेमाल या नाइफ़ के हवाले से थ्रेट या इसके यूज़ के हवाले से पुलिस बहुत इसको सीरियस लेती है। लंदन वैसे भी अब मशहूर हो चुका है कि ये क्राइम कैपिटल बन चुका है। बरतानिया का सबसे ज़्यादा जो नाइफ़ क्राइम्स हैं वो लंदन के बाद एरियाज़ में होते हैं। शायद यूरोप में 2 शहर आते हैं जिसमें पेरिस और लंदन है, जहाँ जो चाकू और छुरियाँ सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ क्राइम्स के हवाले से इस्तेमाल होती हैं। इसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान हाई कमीशन को अगेन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो बरतानवी हुकूमत को ये वीडियो प्रोड्यूस करें और इस हवाले से लोगों को आइडेंटिफाई करें। पुलिस कहती है कि हम ओवर स्ट्रेच्ड हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, और ये कि जो पिछली हुकूमत ने हमारे इतने कट्स कर दिए हैं कि अब हमारे पास ऐसा कोई भी जो क्राइम है कि जिसमें एक्चुअल जो बॉडीली हार्म ना होया हुआ, वो उसको पुलिस का डिसीजन यही होता है कि उसको बंद ही कर दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों के बाद पहला तासुर तो यही था, मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि अब मुजाहरा करने वाले कुछ रुक गए होंगे, लेकिन क्या अभी भी वही सूरत हाल है या नहीं है? ये मुर्तज़ा ने हमें बताया।
यहाँ पर जो पीटीआई के हवाले से जो मुजाहिरीन है वो दो तरह के ग्रुप्स हैं। एक पीटीआई की जो ऑफिशियल बॉडी है वो उस वक्त प्रोटेस्ट करती है जब वो पाकिस्तानी जो पीटीआई है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके करती है, वो मेन पीटीआई वहाँ पर जो है। लेकिन जो अक्सर जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो लड़ाइयाँ करने वाला ग्रुप है उसका पीटीआई की ऑफिशियल तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है। जो पाकिस्तान में जो एक्शन हुआ है, जो जिस तरह से बाद लोगों के पासपोर्ट रिवोक किए गए, आइडेंटिटी पेपर्स उनके वो वहाँ से ख़त्म किए गए, उसमें जो हार्डकोर एक ग्रुप है जो तकरीबन 1-1.5 दर्जन लोगों का है, वो तो कहते हैं कि हमने ना पाकिस्तान जाना है, ना हमें परवाह है कि उसमें पाकिस्तान में हमारे ऊपर क्या एक्शन होता है। वो इस हवाले से उनको वो तो उसको सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन जो बहुत सारे आम लोग हैं जो इन प्रोटेस्ट में आते थे वो इस हवाले से ज़रूर कंसर्न है, जिन्होंने पाकिस्तान आना जाना होता है या जिनके वहाँ पर मामलात अभी हैं, कनेक्शंस हैं, वो इस हवाले से ज़रूर वॉरिड हैं कि वो अगर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल होंगे तो वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है। जहाँ पर हो रहे हैं उसके हवाले से जो बरतानवी हुकूमत है उसका मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि वो देखते ही हैं कि अगर प्रोटेस्ट सिर्फ ज़बानी हो रहा है तो वो उस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर अगर वायलेंस है, अल्ट्रकेशन है, हाथापाई हो रही है, वो उसको ब्रेकअप करने के लिए वो ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। और अगर मामला उससे भी आगे बढ़ जाए तो फिर पुलिस जो अपना अरेस्ट का जो राय रिजर्व रखती है। लेट्स सी क्या होता है अब इस केस में। थैंक यू मुर्तज़ा ने हमें कुछ देर पहले ये अपडेट्स दी थी। और जो चाकू मारने की धमकी है, क्लियरली वो शख्स नज़र आ रहा है कि यहाँ अगवा कर लेते हैं, चाकू भी मार देते हैं, एंड ऑल दैट। मुर्तज़ा इज राइट, मतलब ये तो दिस शुड बी टेकन सीरियसली एनीवे। इट वाज अ फैमिली हू वाज डूइंग इट। इट वाज अ फैमिली हू वाज डूइंग इट, अ फैमिली ऑफ 4-5, मतलब कि अब्बू अम्मी बच्चे सारे। हाँ सारे। सो या एंड शायद आखिरी दफ़ा पूछो कि कब आए थे पाकिस्तान तो कहेंगे 10 साल पहले। वैसे मैं एक बात बताऊं कि ये किसी को भी कर रहे होते टारगेट भी, चलेंगे तो पीएमएलएन के मिनिस्टर है ना, अगर पीटीआई के भी अगेंस्ट कोई पीएमएलएन के कर रहे होते हैं या कोई और कर रहा होता, दिस इज सो रॉन्ग। दिस शोज योर अपब्रिंगिंग एंड ऑल्सो आप किसी और दुनिया में बैठे हुए हैं, मतलब आपके अंदर इतना वेनम, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि आप वो लानते हैं उसके मुंह पे। गेट ऑन विद योर लाइफ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? But I'm sorry to say, but you're not directly affected by anything that is happening in Pakistan. You chose to live abroad. But when was the last time one of these young guys जो कि फिर रहे होते हैं ये आए थे पाकिस्तान? And ये हम disclaimer इधर दे दें, either side कोई भी किसी को सुनाए, it's not just कि यहाँ तो obviously एक सीन था ना, तो you might say कि इन्हीं को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, ऑब्वियसली इन्हीं को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए बिकॉज ये पहल करते हैं। तहरीक इंसाफ एक बार फिर 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है और इस बार बज़ाहिर एहतजाज की क़यादत पार्टी के बजाय इमरान खान की बहन अलीमा खान खुद कर रही हैं। पिछले एहतजाजों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर डबल गेम करने के इल्ज़ामात जो हैं वो लगे और पार्टी के अंदर से तनकीद हुई कि गंडापुर ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं, जो इट्स ट्रू ऑल्सो। बानी पीटीआई ने इस दफ़ा किसी सीनियर पार्टी रहनुमा के बजाय एहतजाज को लीड करने की जिम्मेदारी अपनी बहन को दी है और अपने भाई की सबसे बड़ी तर्जुमान और पैगाम रसां भी इस वक्त अलीमा खान बनी है। और बुध को मतलब शकूक आ जाते हैं ना कि कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है कौन नहीं है, ये बातें भी कब से हो रही हैं। बहन उन्होंने कर दिया ऐलान 24 की तारीख और उन्होंने एक्चुअली ये भी बता दिया कि बानी पीटीआई ने एहतजाज को कामयाब बनाने के असल जिम्मेदारी किसकी लगाई है। 24 तारीख की तैयारी शुरू करें और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आईनी आपका, क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इससे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे क्योंकि पुरअमन है, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हाँ, वो जो मरियम नवाज़ की पुलिस है, क्योंकि ख़ुद तो वो कहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हैं, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई हैं कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे, जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है, आप फिक्र ना करें। अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। एक हमें इन मरहलों से गुजरना है,
ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। अच्छा, फिर ये स्टोरी भी है अंसार अब्बासी साहब की कि भाई बहुत से पार्टी रहनुमा हिचकिचा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम जब बॉस का हुक्म आ गया तो आ गया और वो कह रहे हैं कि अब तो करना ही पड़ेगा। मतलब खुद क्या कहते रहे हैं, चेयरमैन गौहर अली खान हों या शेख वक्कास हों, ये सुनिए। जब मेरे कायद ने कह दिया फाइनल कॉल है तो फिर ये फाइनल कॉल, बात खत्म हो गई। सब निकले, 24 को निकले और ये समझ के निकले कि हम इस्लामाबाद हाथ लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। जब तक वो मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाएंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। किसी गिरफ्तारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अदालत की किसी ऑर्डर को तो माना नहीं जाता और क्या करे, जो अदालत हैं उनके पास बारहा जाते हैं, उन पर एतमाद करते हैं, उनसे रिलीफ के लिए दरख्वास्त करते हैं। अगर वहाँ से भी रिलीफ ना मिले तो फिर क्या करना है? ये नहीं होने चाहिए थे। अभी खान साहब ने ऐलान किया हुआ है 24 तारीख के लिए। आज खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, इस पर मज़ीद बहस होगी इंशाल्लाह और फिर आपसे बात। खान साहब इज़ खान साहब, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे। देखो ना खान साहब का ऑर्डर जो। अच्छा जी, कल पेशावर से भी बाय द वे ये खबर आई है कि बुशरा बीबी जो हैं वो भी सियासी तौर पर पूरी तरह मुतहरक हैं और लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो हैं वो कर रही हैं। और पाकिस्तानी सियासत की हकीकत ये है कि लोग पार्टी रहनुमाओं के बजाय अपने महबूब कायद के रिश्तेदारों पर ज़्यादा एतमाद कर रहे हैं। और ये तो है, ये भी शुरू से यही हकीकत है। तो ये मौरूसी सियासत ही हो गई ना। तो ये भी तो ये कहते थे कि दिस इज नॉट ऑन हाउ द सबकॉन्टिनेंट सियासत इज। इस पे हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ व्यू न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब, अब ज़ाहिर है कम दिन रह गए हैं, एहतजाज की तैयारी पे बात करें क्योंकि इन्हें तवक्को है कि पख्तूनख्वा से तो लोग आएंगे ही, लेकिन पंजाब से भी आएंगे। पंजाब से आपको पता है कि कौन लीड करेगा, कैसे जाएंगे, कहाँ रोके जाएंगे, क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। एंड एट द सेम टाइम खबरें ये भी हैं कि बहुत से पार्टी रहनुमा कह रहे हैं कि अभी ना करें, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये भी उनका कहना है। वैसे ये कौन है, तो ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं। कि बात ये है कि जो पार्टी रहनुमा जो हैं वो ये चाहते थे कि अभी एहतजाज की कॉल ना दी जाए, अभी मुनासिब वक्त ये नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ, 2-3 रोज पहले जो उमर अयूब, शबी फराज, जितने सीनियर लीडर एट ए टाइम अडयाला जेल गए। पहले तमाम जो सीनियर अहदेदार हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो कभी भी इस तरह इकट्ठे जेल मिलने नहीं गए। वो जो हमारे जरा है वो ये उनको, इमरान को ये मिलके कहना चाहते थे कि अभी वक्त नहीं है, हम तैयारी कर लें, पहले एहतजाज की तैयारी कर लें, फिर उसके बाद आप जो चाहे डेट दे दीजिएगा, फिर हम उस पर काम करेंगे। लेकिन उस रोज वो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, बल्कि वहाँ जो पुलिस चौकी थी उसमें उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब ये क्या स्ट्रेटजी है कि अगर वो मिलकर समझाना चाहते थे इमरान खान को, क्योंकि वो सीनियर लोग हैं और बाज़ बात लीडर इतने सीनियर लोगों के प्रेशर में आके बात मान लेता है, और वो अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया जबकि हाई कोर्ट का हुक्म भी था। तो अब क्या पीछे स्ट्रेटजी है, किसकी है, किस कुव्वत की ये हिकमत अमली है कि उन्हें नाम नहीं मिलने दिया गया? क्या वो एहतजाज ऐसा चाहते हैं कि एहतजाज हो और फिर पकड़ दकड़ और सारों को अंदर बंद कर दिया जाए? दूसरी बात यह है कि जब वो ना मिल सके तो उसके अगले रोज इमरान खान को उमर अयूब का पैगाम पहुंचाया गया, इन्हीं लीडरों का। यानी उस उमर अयूब ने पैगाम दिया कि इमरान खान को ये कहें, बानी पीटीआई को ये कहा जाए कि अभी एहतजाज ना करें। तो उसके ऊपर जब उन्हें मैसेज पहुंचाया गया तो उन्होंने, हमें जराए ने बताया कि वो पहले हंसे हैं, फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये 24 डेट फाइनल है, उन्हें जाके बता दो, ये करना ही करना है। फिर उस पर बताया गया कि इस तरह होगा तो तमाम लोग जेल में बंद हो जाएंगे। तो बानी पीटीआई ने ये कहा कि वो बाहर कर क्या रहे हैं, जाएं जेल के अंदर, जब सियासत करनी है, एहतजाज करना है, जेल है तो वे अंदर जाएं। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा, लेकिन पहले क्या आपने नाम लिया रईस साहब, ये कौन से सीनियर लीडर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि ये एहतजाज की कॉल वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि तैयारी नहीं है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल? ये कौन हैं लीडर्स? देखिए, जो आपको बताया, जो मिलने गए थे ना, उमर अयूब साहब, शबी फराज, सारे के सारे तो यही बात करने जा रहे थे और ये जाने जा रहे। और अगले दिन जो मैसेज इमरान को पहुंचाया गया वो उमर अयूब का वाज़ेह मैसेज पहुंचाया गया। चलिए, ये सारे लोग, ये जो टॉप लीडर है वही नहीं चाह रहा था कि ये एहतजाज अभी हो, लेकिन अब तो नहीं चाह रहा था। उसमें टॉप लीडर जो पैगाम पहुंचाने वाले थे उन्होंने भी मशवरा दिया अंदर कि अभी ये सही मशवरा। अब ये बताइएगा रईस साहब, एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा भी, जाहिर है पहले भी वो मुतहर्रिक तो रही हैं, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई हैं, और अलीमा खान साहिबा तो हैं ही मुतहर्रिक, और उन्होंने ही अनाउंसमेंट भी की थी एहतजाज की। तो क्या ये दोनों ख़वातीन एक पेज पर हैं अब सियासी मामलात को लेके एटलीस्ट? शायद
जी बहुत अच्छा सवाल किया अब्दुल्ला। मैं आपको ये बताऊं कि जो अलीमा खान है वो इनडायरेक्ट सियासत में है, वो बराह रास्त सियासत में इस तरह नहीं है जिस तरह कोई इजलास बुलाया जाए या पार्टी में बैठ के किसी पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में बैठती हैं या तलब करती हैं किसी को, ऐसे नहीं करती। वो इमरान खान को भी मैसेज हो तो बाहर पहुंचा देती हैं और वो कन्वे कर देती हैं, उसके बाद उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जो बुशरा हैं वो अब बाकायदा जो सियासत में हैं और उन्हें इमरान खान की पूरी आशीर्वाद है, वो बाकायदा इजलास बुला रही हैं, पेशावर में बैठी हैं, वो इनका वहाँ इनकी हुकूमत भी है, इनका सियासी गढ़ भी है। और जो आपने बात की एक पेज पे होने की, तो इस जो बुशरा जो इस पर लीड कर रही है पानी पीटीआई की अहलिया, उनको जो उनकी बहनें हैं उनको उनकी सपोर्ट हासिल है। वो ये वहाँ कहती हैं कि ठीक है अगर बुशरा कर रही है तो उसे करने दें। तो ये उस तरह से एक पेज पर हैं। लेकिन क्योंकि अलीमा खान या नौरीन और या डॉक्टर उज़मा किसी इजलास में कभी नहीं बैठी, आपने देखा होगा ना, वो कभी किसी को तलब करती हैं, फिर वो इमरान को मिलने के हद तक। लेकिन ये जो आपने एक पेज पे बात की, वो एक पेज पे और बहनों की सपोर्ट जो है अभी अपनी भाभी को हासिल है। बहुत शुक्रिया रईस साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। रोज हमें सुबह हम देखते हैं ना एयर क्वालिटी इंडेक्स में शहरों का क्या हाल है, तो खौफजदा हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। पंजाब तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि सालों से स्मॉग की लपेट में है, मगर अब पेशावर भी किसी से पीछे नहीं है। तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग कि ये शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और पेशावर के लोग भी जहरीली फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर हैं। बल्कि 3 दिन पहले पेशावर आलूदा तरीन शहर में सरे फहरिस्त था, हमने आपको बताया भी था ये, जहां शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था दैट वाज 500 रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की संजीदगी का आलम यह है कि गुज़श्ता 10 साल से फ़ज़ाई आलूदगी मापने वाला सिस्टम तकनीकी खराबी के बायस बंद पड़ा है। सिस्टम से मुंसलिक कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन और दीगर आलात भी नाकारा हैं। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तकनीकी खराबी के बायस गैर फ़ाल है, जो कि जापान ने 2007 में केपी की हुकूमत को तोहफ़ा दिया था। ये है नहीं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मार्क ये है कि जब आपको पता है कि दीज आर द मंथ्स एंड द वीक्स के जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको वाकई सीरियसली उसको ट्रैक करना होगा, तो पहले ठीक करा लेते हैं ना ये चीज़ें। और हमारे पास उस दिन दावर थे एनवायरमेंटलिस्ट और वो कह रहे थे कि अब तो बहुत से शहरों से जहां हमें नंबर्स आते हैं वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ ये मापने वाले आलात लग गए हैं। पहले तो थे नहीं, तो हमें पता नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी महम कुरैशी, और वो हमें क्या माहौल है, मतलब क्या हाल है एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासिर होने के महम बायस, से आंखों देखा हाल भी एंड ऑब्वियसली शी इज देयर। महम, आजकल तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा बड़ा इशू बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में इसकी मॉनिटरिंग वाला निज़ाम कब से ख़राब है और क्यों? मतलब ये क्यों वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली एटलीस्ट यू हैव द राइट इक्विपमेंट, लेकिन अगर वो चल ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। जी महम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मोक का राज है। और बिलखसूस अगर हम बात करें पेशावर की, तो पेशावर इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अगर हम पिछले 4-5 दिन की बात करें तो पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 और 500 से भी बढ़ गया था। तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशावर में फ़िज़ाई आलूदगी कितनी बढ़ चुकी है। और जैसे आपने बात की कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की, तो गुज़िश्ता 10 साल से जो है ये सिस्टम जो है बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है। और ये सिस्टम जो है जापान ने 2007 में खैबर पख्तूनख्वा को जायका जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के थ्रू जो है वो एज अ गिफ्ट दिया था। इस सिस्टम से जो है ना सिर्फ आप जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, बल्कि हवा में नमी का भी पता लगा सकते हैं, हवा की रफ्तार भी, इवन ये साइक्लोन की पेशगी इतलात भी देता है। लेकिन अभी एक अच्छी बात ये हुई है कि जो डीजी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हैं, उन्होंने पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से के डीजी से बात की है और उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम जो हैं वो इसके एक्सपर्ट जो है उनको भेजेंगे। और इसी तरह पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो डीजी हैं, उन्होंने भी हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी की। अगर ये सिस्टम दस्तयाब ही नहीं है महम साहिबा, तो फिर सूबाई हुकूमत किस तरह डेटा इकट्ठा करती है? किन बुनियादों पर माहौलियात बेहतर बनाने के फैसले लिए जा रहे हैं? बिकॉज यू हैव टू हैव डेटा टू टेक सम एक्शन और एनी एक्शन एट ऑल। कोई चीज़ को तो बेस बनाना होगा।
जी, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी खैबर पख्तूनख्वा जो है, ये फ़िलहाल एक बैंक है और 2-3 मकामात पर प्राइवेटली ये सिस्टम जो है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप है, उससे ये लोग ये डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको वो रिलायबल नहीं समझते, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में जब पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हो गया था, तो तब इन्होंने जब क्रॉस चेक किया अपने लैब से, तो तब उसमें फ़र्क आया और वो डेटा जो है वो ठीक नहीं था, तो वो इस वजह से उसको रिलायबल नहीं समझते। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर इनका अपना सिस्टम ठीक होता तो वो 24 आवर्स का डेटा जो है वो जनरेट करता और इनको ऐसे मसाइल ना देखने पड़ते। बहुत शुक्रिया आपका महम। मतलब मोबाइल ऐप जिस पे हम यहाँ बैठ के पेशावर का निकाल रहे हैं, बस ये भी उसी पे इक्तफा कर रहे थे, बट वो कोई ऑथेंटिक तो नहीं है चीज़। हाँ, ऑब्वियसली। और फिर आपको पता है ना, डिफरेंट लोकेशंस की डिफरेंट रीडिंग्स आती हैं, तो वो हर एक और इलाके की बड़ा अलग रीडिंग डिटेल्ड आती है। किस्म का एक होता है। हम तो जब बात करते हैं तो हम एक ओवरऑल सिचुएशन बताते हैं, दे शुड टेक इट मोर भाई सीरियसली। लाहौर की बहुत बुरी सूरत हाल है। जो सीरियस हैं एनवायरनमेंट की जांच रखने वाले लोग, वो कह रहे हैं कि 3-4 दिन मुकम्मल लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं। हमारे पास मेहमान भी एक स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा में और पर्टिकुलरली पेशावर और इर्द गिर्द के अजला में भी, एबटाबाद इवन और कल हम बता रहे थे बेसिकली जो उनका एयर क्वालिटी जांचने का जो सारा अपरेटस है, जो सिस्टम है, इट इज़ नॉट वर्किंग। और ये बड़ी कंसर्निंग बात है, कंसिडरिंग कि इस वक्त आपको पता है स्मोक का क्या हाल है, तो इस पे हमने ज़रूर बात करनी है। और खैबर पख्तूनख्वा की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर मुमताज़ अली वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, यही हम तक तो इत्तलात पहुँची हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने वाला निज़ाम ठप पड़ा हुआ है और ये 10 साल से ठप है। मशीनें ख़राब हैं, स्टाफ की कमी है, लैपटॉप्स नहीं हैं। सर, क्या इश्यूज़ हैं? देखिए, डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं और हम रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन भी हम चेक कर रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो इक्विपमेंट जो हमारे पास हैं उनको ज़्यादा किया जाए। अभी तो हमने इसी बाबत 4 और जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की लेबॉर्ट्रीज़, वो भी हमने कायम की हैं। एक लेबॉर्ट्री हमने स्वात में कायम की है, एक एबटाबाद में हमने कायम की है, और तीसरी जो है वो हमने DI खान में कायम की है। उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्टाफ हैं वो भी डिप्यूट हो चुके हैं और प्रोजेक्ट हमारा ऑनगोइंग है इंशाल्लाह अनकरीब। उसके लिए जो इक्विपमेंट से जो नई लेबॉर्ट्रीज़ बन रही है, उनके लिए भी हम हमारी इक्विपमेंट से इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, प्रोजेक्ट में लेंगे। और अभी जो है हमारे पास एक लेबॉर्ट्री है पेशावर में, तो उस एक लेबॉर्ट्री से जो इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं या जो वेस्ट वाटर पोल्यूशन है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, तो ये तो सारी आपने इर्द गिर्द की चीज़ें बता दी, बट वो जो सिस्टम जो आपके पास होना चाहिए, तो ये निज़ाम काम ना करने से नुकसान क्या हो रहा है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हकीकी डेटा इकट्ठा करना मुमकिन कैसे कर रहे हैं आप फिर? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में KPEPA की हद तक ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हम तो रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा काफ़ी मैंडेट है चित्राल से लेकर DI खान तक, और काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट हैं यहाँ पर हमारे साथ, जिस तरह हतार इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, गदून इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया, या हयाताबाद इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री भी है। तो हम डेफिनेटली एयर मॉनिटरिंग जो है वो कर रहे हैं, और वाटर जो वेस्ट वाटर पोल्यूशन है वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। इक्विपमेंट्स हैं, लेबॉर्ट्री हैं, फुली इक्विप्ड हैं, और हम रेगुलर कर रहे हैं इसमें स्टेक एमिशंस और दूसरे जो एनालिसिस है लेबॉर्ट्री वो कर रहे हैं हम। अच्छा, अब लास्ट ये भी बता दीजिएगा कि अब इत्तलात ये भी पहुंची हैं कि पंजाब से मदद मांगी गई है, तो किस तरह की मदद दरकार है आपको? क्या जवाब मिला अब तक? तो लॉज तकरीबन हमारे सिमिलर हैं, तो हम डेफिनेटली क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। मोस्टली हम पंजाब EPA के साथ और फेडरल EPA के साथ, पाक EPA, तो हमारी कांटेक्ट होती है, रेगुलर उनके साथ कांटेक्ट होती है। जहाँ पर हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है तो हम उनके एक्सपर्ट जो है वो भी इनवाइट करते हैं, हम भी उनके साथ मीटिंग्स में जाते हैं, तो वो क्लोज कांटेक्ट होती है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए EPAs तो डेफिनेटली मैंडेट है हमारा कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करें,
मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए आम लोग जो हैं, आम जो सिटीज़न हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको भी चाहिए कि वो हमारा हाथ बटाए। जहाँ पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो उसका या वो हमारे नोटिस में ले आए, या अगर वो उनकी वजह से कुछ इस तरह के इश्यूज़ बन रहे हो तो वो कोशिश करे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो। जिस तरह गार्बेज हैं, किचन वेस्ट हैं, तो वो ये आम जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, आम सिटीज़न हैं, उनके दस्तरस में कि वो अपने किचन वेस्ट को सही जगह पे जो हमारी कंसर्न TMAs हैं या WSSP हैं, उनके कंटेनर्स में सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुमताज़ अली वज़ीर। ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं और अगर अभी तक एड हॉक बेसिस पे कहीं जगहों पे काम हो रहा है तो उसको मैं कहती हूँ इन्वेस्ट करना चाहिए इस चीज़ में। दिस इज़ गोइंग टू बिकम एंड इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट इशू। मतलब लोग अगर सांस ही ना ले पा रहे हो तो बाकी और चीज़ों में क्या इन्वेस्ट करना। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में जाके बात कर रहे हैं किस तरह लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं, इमरजेंसीज ओवरफ्लो कर रही हैं, सांस तो तकलीफ हो ही रही है, फिर चेस्ट कंजेशन है, फिर पीपल हु हैव हार्ट इश्यूज उनके भी कुछ एग्रेवेट हो रहे हैं। बिकॉज आप ये सोचिए कि किसी को हम कहते हैं ना सिगरेट पीना छोड़ दो या ये किसी भी और इस तरह की एक्टिविटी से ज़रा इज्तनाब करो। आप 24 घंटे एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां आप धुआं इनहेल कर रहे हैं। yes. आप उसी एनवायरनमेंट में हैं, सो आप उससे बच के कैसे जाएंगे? एंड इट लिटरली देयर कम्स अ पॉइंट इन अ डे जहाँ पे गैस चेंबर बन जाते हैं ये शहर। इट्स नॉट गुड एंड पीपल इन लाहौर वुड टेल यू दैट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली एक कमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि स्मोक के इतने बुरे हालात हैं लाहौर में और बाकी, तो आप क्यों नहीं कराची आ जाते। अब ऑब्वियसली वी हैव रिजर्वेशंस अबाउट दैट कमेंट, लेकिन एक रीज़न कराची आने का ये है कि अब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद आर्ट्स काउंसिल कराची में एक और मेला सजने जा रहा है और ये है कराची की शनाख्त बन जाने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। कराची पाकिस्तान का कल्चरल हब बन चुका है और इसमें जो एक ज़माने में लाहौर हुआ करता था, इसमें किरदार है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची और उसके सरबराह अहमद शाह साहब का, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत के बायस इस शहर को, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसका कल्चरल कैपिटल भी बना दिया है। अच्छा, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बट एनीवे शाह साहब हमारे साथ हैं इन द स्टूडियो, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? शाह साहब, 17th एडिशन ऑफ दिस वेरी दुनिया में जब उर्दू के हवाले से उर्दू को एक कोई घटिया चीज़ समझा जाता था, हालांकि सारी फिल्म उर्दू में, सारा ड्रामा उर्दू में, सारा थिएटर उर्दू में, सारा लिटरेचर उर्दू में। जब मैंने शुरू किया तो ये तसव्वुर था कि 300 साल से उर्दू का मरकज़ लाहौर है और शुरू में मुझ पे चार्ज भी लगाए गए, अखबारों में इल्ज़ाम भी लगा कि एक साजिश के तहत मैंने उसका पैराडाइम शिफ्ट किया है। मुझे तो मेरा शहर जो 2.5 करोड़ का शहर है, जो उर्दू बोलने वालों का भी सबसे बड़ा शहर है, और बाकी जो पश्तून, बलोच, पंजाबी आपस में भी एक दूसरे से उर्दू में इंटरेक्ट करते हैं, मुझे उसके लिए कोई ऐसी ब्रांड बनानी थी। और ये वो टाइम था जब एथनिक वायलेंस में 20-30 लोग रोज़ कत्ल हो रहे थे। हमने इसको शुरू किया और इंडिया समेत पूरी दुनिया से लोग आए, 7 दिन की कॉन्फ्रेंस की। हिंदुस्तान का भी हर बड़ा नाम उसमें मौजूद था, शमस-उर-रहमान फारूकी, शमीम अनफी, गोपीचंद नारंग। पाकिस्तान में वो लोग जिंदा थे, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, जो अब दुनिया, हाजरा मसरूर, ये सुबोकियान चंदानी, ये सारे लोग बैठे और पहले साल से ये ब्रांड बनती चली गई। अब ऐसा है कि लाहौर भी मेरा शहर है, इस्लामाबाद भी मेरा शहर है, पेशावर भी मेरा शहर है, लेकिन जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उसमें अच्छा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने ये शुरू किया और हम 100 ब्रांड बना लें। पूरा कराची वालों को सारा साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहता है। right. तो अब वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपके कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट यही होता था इससे पहले। असल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बड़ा हो गया, लेकिन आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों में इस तरह से उतरा हुआ है। एक दफा मैंने एक अनाउंस कर दिया कि मैं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस लाहौर लेके जा रहा हूँ या इस्लामाबाद, तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कराची में। हजारों लोगों ने मुझे कहा कि एक ही चीज हमारे पास बाकी बची है, बाकी तो सब उन्होंने छीन लिया है। इस दफा
बताइए। हमारी इस दफा यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि इस दफा की पूरी कॉन्फ्रेंस का फोकस कराची है। कराची का आर्किटेक्चर, कराची का हेरिटेज, कराची की हिस्ट्री, कराची का म्यूजिक, कराची का थिएटर, कराची के फिलैंथ्रोपिस्ट, राज एरा में बनने वाली बिल्डिंग्स, उसके बाद जितने अदारे बने वो, और इस दफा सबसे ज्यादा लोग आ रहे। और एक चीज संजीदा तरीन सेशन है इसमें बेशुमार, लेकिन अब 21वीं सदी है। मेरा मसला पहले दिन से एक था, और मैं अभी अमेरिका भी गया तो उनका भी एक ही मसला था। सारे बाबे बैठे हुए थे मेरे फंक्शनों में। उनका मसला ये था कि हम अपने नौजवानों को कैसे कनेक्ट करें। तो ये जो मैंने इतने सुपरस्टार डाले हैं, आपको इसको रेलेवेंट इसलिए लगेगा कि जब तक मैं इन लोगों को नहीं एंगेज करूंगा तो मेरा जो यूथ है वो मुझसे कनेक्ट नहीं होगा। तो ज़बान से उनको करीब लाने के लिए इसमें फ़ाद मुस्तफ़ा भी है और ताबिश भी है और बहुत सारे लोग। अच्छा, लेकिन ये फ़ाद मुस्तफ़ा ताबिश जो आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए इनकी कोई उर्दू इतनी कोई साफ सुथरी नहीं है, तो उर्दू कॉन्फ्रेंस में इतनी खराब नहीं है, नहीं सही है। मतलब फ़ाद मुस्तफ़ा नहीं तो सही है, मायरा खान की उर्दू तो बहुत अच्छी है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि हमारा जो यंग लॉट है उनकी अब जरा मिक्सड एक बात आपसे अर्ज करूं, लखनऊ की और दिल्ली की और हैदराबाद दक्कन की उर्दू बोलने का जमाना चला गया। जब माइग्रेट करती है कोई जबान तो उसके साथ इवॉल्व करती है, उसका अपना लहजा बनता है और वो फिर लहजा प्रिवील हो जाता है। सो मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला ये है कि एक सिंधी आदमी इस वक्त सबसे बड़ा सुपरस्टार बन गया है उर्दू का, ड्रामों और फिल्म इंडस्ट्री का। अच्छा, एक दो कॉमनर, वसीम बदामी इज अ कॉमनर, मैं कॉमनर हूँ, फ़ाद मुस्तफ़ा कॉमनर है। इससे जो बच्चे हैं उनको ये मिलता है कि कोई आम पिछली बैक स्ट्रीट बॉय कोई उठ के इस मुल्क का कोई बड़ा स्टार बन सकता है। इसके पीछे ये भी मैसेज, इवन ताबिश हाशमी हमारा कराची का लड़का है। एब्सोल्युटली। तो ये वो भी है। सो कराची फोकस्ड है। और कराची जो है ना, देखें लाहौर तो मैं खैर बहुत फैसिनेट करता हूँ, 1000 साल पुराना शहर है। हमारा शहर तो एक गांव था पौने 200 साल पहले। 1850 में बहुत ज्यादा इसकी आबादी बढ़ के 14,000 थी। आप सोच सकती हैं। नहीं बिल्कुल, उससे तो पहले ये तालपुरों का गांव था। डिस्ट्रिक्ट की 14,000 ना हो। सो कराची को हमने हाईलाइट करना है। इस दफा सबसे ज्यादा लोग पूरे ग्लोब से ट्रेवल कर रहे हैं और वो आफ्टर इफेक्ट है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का। और अमेरिका से, बर्तानिया से, जापान से, जर्मनी से, पूरे यूरोप से और पूरे पाकिस्तान से जितने जिंदा लोग हैं बड़े जो इंतकाल नहीं कर गए, एक छत के नीचे वो सारे के सारे मौजूद होंगे। अच्छा शाह साहब, ये चूंकि जब भी ये फेस्टिवल हम प्रमोट कर रहे होते हैं उर्दू का और आप आते हैं और कभी कभार आप अपने डिग्नेटरीज को भी किसी स्पेशल गेस्ट को भी लेके आते हैं, मैं पर्सनली यहाँ कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डॉन्टेड हो जाती हूँ इस चीज़ से, बिकॉज आई एम टू इम्प्रेस्ड बाय उर्दू जो लोग बोलते हैं। मतलब वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन आपकी ये बात कहने से आई फील विंडिकेटेड कि इट्स ओके, हमारी टाइप उर्दू की ठीक है। जो तनख्वाह मिलती है वो भी उर्दू बोलने की मिलती है। तो इस उर्दू पे अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, देन आई फील रिलीव। अच्छा, आप ये बताइए। अच्छा, रेडियो पे भी एक सेशन है, क्योंकि रेडियो जो है वो तहजीब की माँ थी। सारे राइटर, सारे म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े गुलाम अली खान, रोशन आरा बेगम, मेहदी, तमाम के तमाम, इफ्तिखार आरिफ, तलत हुसैन, सब रेडियो से वापस। भाई आप बताइए मौसीकी का क्या सिलसिला होगा? और अब्दुल्ला का इंटरेस्ट बीच में आ गया। मतलब उर्दू अदब, शायरी, मौसीकी, नहीं, डांस भी है, कवाली भी है, सब कुछ है। थिएटर पे भी सेशन है, हर चीज पे। मुशायरा भी होगा? एक मुशायरा थोड़ी है, 2 मुशायरे होंगे, एक जुमे की शाम को। एक मसला हो गया है कि अब आर्ट्स काउंसिल तो बहुत छोटा पड़ गया, आपको अंदाजा हो गया होगा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में तो नजर आ गया। अब आप इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में, अब मतलब हैरत अंगेज बात है कि उसका भी आफ्टर इफेक्ट ये आया है कि उसमें 49,000 इस शहर के नौजवानों ने अपने आप को रजिस्टर किया था। अब इस वक्त उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी कोई 25,000 से ज्यादा यंग लड़के और लड़कियां रजिस्टर हो चुके हैं। तो आर्ट्स काउंसिल की बाउंड्रीज में ये भी कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ नहीं रहेगी, इसको बाहर जाना पड़ेगा। तो कैसे? फैजीर अमीन मेयर कराची से भी बात की है कि ये भी हमारे हवाले कर दो। हो सकता है वापस हम YMCA में भी जाएं। हम 100 गज के 150 गज के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर। Do we have an auditorium big enough to accommodate 3-4 हजार लोग in कराची? आर्ट्स काउंसिल नहीं, ऑडिटोरियम जिसमें एक ऑडिटोरियम तो मेरा देखिए, एक 500 का ऑडिटोरियम है, ओपन एयर जो है, साथ कोई काम कर नहीं
जी जी, काम क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये फैजीर अमीन जो है, इसमें कितनी कैपेसिटी है? वो उसका तो 2,500-3 हजार का ऑडिटोरियम है और वो हो गया है और वो पार्ट हो जाएगा। उसके साथ मैंने मेयर साहब से ये बात की कि उसके बराबर में जो बंस गार्डन है, वहां पे हम संडे बाजार जैसे सारी दुनिया में लगते हैं कि कोई गिटार बजा रहा है तो कोई पेंट कर रहा है, तो शहरी आ रहे हैं। तो ये अनवर मकसूद भी हैं, इफ्तिखार आरिफ भी हैं, कुछ बड़े नाम जो हमें पता चले और आप बता सकते हैं। हिंदुस्तान से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकदम से होप हुई थी। हमारा थिएटर ग्रुप 28 लोग 3 दिन दिल्ली में आके बैठे रहे, लेकिन वो अचानक से स्नूकर को वीजा नहीं मिल रहा, तो वॉलीबॉल को नहीं मिल रहा, सो नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के बड़े लोग आपको स्काइप के ऊपर 40 फुट की बड़ी स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, स्कॉलर्स, राइटर। वैसे आप बुला लेते, मुझे लगता है आप भी कोई सिफारिश करेंगे तो शायद इंडियन टीम भी आ जाए। Everybody has to put in their part. मुस्तफा के बारे में भाई लोग अभी से पूछ रहे हैं, इनका क्या कोई इनकी टॉक होगी, इनका सेशन होगा? क्योंकि हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, तो ये 2 नाम तो हमें पता है, सही है, ये भी होंगे। सब होंगे। मायरा खान का भी नाम है इसके अंदर और इनका इंटरव्यू लोग अटेंड कर सकेंगे, लाइव सेशन। ये दिस इज ऑल फॉर पब्लिक थिंग टोटल, और ये ऑडिटोरियम में नहीं होंगे। ये बड़ी जगह 500 लोगों खुली जगह पे होगा, हजारों बच्चों के दरमियान, और इंटरेक्शन करवाऊंगा। आपको पता है फाद हो गया, वसीम बदामी हो गया, इवन ताबिश हो गया, ये तो बहुत खुश होते हैं और ये तो बड़े अवामी, दे लाइक टू मिंगल विद द क्राउड। हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा, अगेन थैंक यू जियो, क्योंकि जियो हमारा पार्टनर है इसके अंदर। और आज मैं ऑफिशियली, जैसे अनाउंस नहीं करते, आज ऑफिशियली अनाउंस करने आया हूं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और जियो मिलके और ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अच्छा, एनवायरनमेंट जो आप अभी कर रहे थे, एनवायरनमेंट के ऊपर भी सेशन है, फिर पाकिस्तान की 6 बड़ी जबानों के भी सेशन है, फिर लाइव। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज है, हम पाकिस्तान का आपको पता पहला अदारा है, उस वक्त कराची कैपिटल था, हम 1954 में बने थे, तो हमारी 17वीं सालगिरह भी है, तो उसकी सेलिब्रेशन भी अब इसके साथ साथ ओपनिंग में करेंगे। हम कबूतर छोड़ेंगे, फायरवर्क करेंगे, केक काटेंगे। वी विल सेलिब्रेट द कल्चर, वी विल सेलिब्रेट द सिटी। एनवायरनमेंट में हम समंदर के साथ हमने क्या सलूक किया है, सब कुछ सही है। फायरवर्क पे रिव्यू करें जरा, फायरवर्क्स को जरा, स्मॉग बहुत है वो हम जरा सबको याद दिलाते रहते हैं। अगर आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट की वजह से नहीं करना चाहिए, तो हम सोच सकते हैं, या हम समंदर के करीब जाके कर सकते हैं। हाँ, कुछ कीजिएगा उसका, लेकिन गुड लक। और ये जो प्रोमो है, अच्छा, हम जल्दी से ये तो बता दें कि शाह साहब फ्रॉम 5 दिसंबर टू 5 दिसंबर से 8 दिसंबर की रात तक, ये 4 दिन सारी दुनिया के सितारों की एक कहकशां होगी। एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जियो पे चलना शुरू हो जाएगा आज से कि acpkhi.com पे आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन इज मस्ट, बहुत आसान तरीका है। मोबाइल के ऊपर हर एक को अलग अलग QR कोड, जैसे अभी हमने 50,000 लोगों को हैंडल किया। मेरा ख्याल है लोगों को थोड़ा सा इससे जी हमने कोयटा जैसी जगह बलूचिस्तान में एक लोग आया जो आए, QR कोड अपने मोबाइल से दिखाया, हमारे बच्चे लैपटॉप लेके बैठे हुए थे और सबको वो करते रहे। देखिए, टेक्नोलॉजी की भी एक वो एडवांसमेंट है कि हाउ टू गो अबाउट इट। अच्छा, टेक्नोलॉजी पे भी हम सेशन कर रहे हैं। जो इम्पैक्ट है AI का, क्रिएटिव राइट्स किस तरह मारे जा रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है, प्रिजर्वेशन में क्या फायदा होगा, इसके ऊपर भी एक भरपूर सेशन हम करें। शाह साहब को तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, इनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, इनके इदारे को भी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हम इनकी टीम, वो जो नौजवानों पर मुश्तमिल एक छोटी सी टीम है, जो इतने बड़े बड़े इवेंट कर गुजरी है और करती है और करने जा रही है, उसको भी जरूर हम वैसे आपने भी काफी सेशंस हम सारों ने भी की, हमने भी की। शाह साहब के साथ हमें आपने प्रोमो में नहीं डाला, ये हम नोटिस कर रहे थे वैसे। ये रात 12 बजे बना है। अच्छा, तो आप उन्हें कहें कि आप हमें डालें। ये अभी चेंज करें, मैंने बनाया, इन्होंने थोड़ी बनाया, अभी चेंज करके भेजूंगा। और हमारे तो अभी तक हमें कमेंट ही नहीं किया। नहीं, जब विमेंस कॉन्फ्रेंसेस में मैंने आपका नहीं, अभी बताएं, आप इस कॉन्फ्रेंस में हैं, ऑन एयर बताएं। मैं ऑन एयर आपको बता दूं, आपने जैसे ही कहा 5 दिसंबर, तो मेरी एक इम्पेंडिंग छुट्टी है जो 5 दिसंबर को ही स्टार्ट हो रही है। नहीं, 6, 7, 8 में से कोई एक दिन आप कोई सेशन हम सेटल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं तो हूँ इंशाल्लाह, सो वो मैं आप एक से ज्यादा सेशन इंशाल्लाह। सो वो है, अब हम जियो पाकिस्तान में एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। थैंक यू एंड गुड लक। बहुत शुक्रिया। एक ट्रिब्यूट पेश करना है पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर साहब को, जिनका यौम पैदाइश है। मतलब इन्होंने अपनी मुख्तसर जिंदगी में क्या क्या काम कमाल काम। प्लीज वॉच, लेट्स वॉच इट टुगेदर।
सलीम नासिर 15 नवंबर 1944 को भारतीय शहर नागपुर में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान मर्दाना गया। DHA कराची में अफसर शोबा ताल्लुकात आम्मा से अमली जिंदगी का आगाज किया। 1976 में वहीद मुराद और शमीम आरा के साथ फिल्म ज़ेबुन निसा से फनी सफर का आगाज किया। सलीम नासिर ने ड्रामों में अपनी मज़ाही अदाकारी से देखने वालों को अपना गर्विदा बनाए रखा। ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर का किरदार और अनकही में मामू का किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। सलीम नासिर संजीदा किरदार में भी खूब जचे। कैप्टन सरवर शहीद का किरदार बड़ी ही खूबसूरती से निभाया। आखिरी चट्टान में जलालुद्दीन ख्वारज़मी का यादगार किरदार भी अदा किया और जांगलूस में एक सख्त कीर जागीरदार का किरदार ऐसे निभाया कि आज भी जहनों में ताज़ा है। 19 अक्टूबर 1989 को कराची में 45 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कभी आपके साथ वैसे घर में ऐसा हुआ है कि आपने एक्चुअली कबाब रख लिया मुंह में और आप ना बताना चाह रहे हो कि आपने कबाब रख लिया और अपने पीछे से ढूंढ रही हो? हाँ, कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी छुपाई गई है मुंह के अंदर ही और नहीं मानेंगे, हालांकि ये बनी हुई चीज है। एनीवे, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है। मुल्क के और दुनिया के हालात ऐसे हैं कि हमें इस वक्त नौजवानों में जहनी सेहत से मुतालिक आगही और ऐसे इश्यूज़ के हल की तरफ जाने की इतनी ज़रूरत है कि आप इसके बारे में हम आपको क्या बताएं, बल्कि जितनी पहले कभी नहीं थी। जहनी सेहत के लिए सरगर्म तंजीम साइनैप्स यही काम करने के लिए एक बार फिर एक कॉन्सर्ट करवा रही है। अनप्लग के नाम से ये कॉन्सर्ट पहले भी हो चुका है, लेकिन कल जो होने जा रहा है वो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा मियाँ, फाउंडर एंड CEO साइनैप्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा, हम आपसे जहनी सेहत से मुताल्लिक मसाइल पे तो बात करते रहे, लेकिन आज हम चाहेंगे कि आप हमें इस कॉन्सर्ट के बारे में बताएं कि कहाँ होने जा रहा है, इसमें कौन कौन परफॉर्म करने वाला है, इसमें कैसे एंटर हो सकते हैं बच्चे? जी, अस्सलाम वालेकुम हुमा और अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जैसे हुमा आपने ऑलरेडी कहा कि इस वक्त जो है जहनी सेहत के हिसाब से यूथ मेंटल हेल्थ का क्राइसिस ग्लोबली, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी तौर पे इट्स बिग ह्यूज क्राइसिस। दो ही इस वक्त मेजर क्राइसिस है हमारे सामने, एक क्लाइमेट चेंज का और एक यूथ मेंटल हेल्थ का। और पूरी दुनिया में जो है वो लोग एक्सपर्ट्स कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हैक किया जाए, किस तरीके से इसके बारे में आगाही की जाए, किस तरीके से इम्पैक्टफुली हम बड़े स्केल पे इसकी अवेयरनेस करने की कोशिश करें और ताकि स्टिग्मा खत्म हो और मोर एंड मोर पीपल अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। तो उस हवाले से हमारा एक यूथ का सर्कल है, हमारे 15 से 21 साल के नौजवान हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, यूथ सर्कल ऑफ साइनैप्स। और लास्ट ईयर भी द फर्स्ट टाइम दे पुट टुगेदर अ कॉन्सर्ट टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट स्टिग्मा कम करने के लिए। This time what they've done different is that they've collaborated and partnered with major universities and schools. So with IBA, with Habib University, with Indus Valley, Nixer, Cedar, Karachi Grammar School, they've brought people from TCF, Citizens Foundation. So they've collaborated different organizations के साथ to spread the message forward and put together आइडिया यही है कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, म्यूजिक के थ्रू हम लोगों को लेकर आए, इकट्ठा करें। सो ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन सिंगर्स दैट आर परफॉर्मिंग in this concert tomorrow at the IBA, and we chose IBA because IBA के साथ हम काफी काम भी कर रहे हैं youth mental health पे, but also it is a sort of an organization, an institution in Pakistan that stands for leadership, for progress, for growth and new ideas जो और organizations don't necessarily डॉक्टर आयशा, तो इस पे कोई मेंटल हेल्थ के खास तौर पे यूथ में जो इश्यूज है इस पे कोई बात भी होगी? बिकॉज वी आर जस्ट थिंकिंग कि जब यंगस्टर्स आएंगे तो दे विल बी कमिंग टू अटेंड अ कॉन्सर्ट, लेकिन किस तरह वो मैसेज इम्पार्ट होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? Right. So the campaign actually started with World Mental Health Day, October 10th को जो था, which is called the Ab Chup Nahi campaign, and these youth have been going to students and leadership and adults and parents and grandparents to get them to take a pledge of अब चुप नहीं, कि वो अपने इंडिविजुअल तौर पे ऑर्गेनाइजेशनली क्या प्लेज ले रहे हैं कि इन द नेक्स्ट ईयर व्हाट आर दे गोइंग टू डू फॉर मेंटल हेल्थ. So the awareness has already been promoting, and we will showcase all of those pledges at the concert. And then of course जो youth mental health के जो youth circle of synapse के leaders हैं, they're going to talk about कि उन्होंने पिछले साल में क्या काम किया, क्यों organization start की, and then what are their hopes and aspirations moving forward, and how can the audience, how can the community help them in promoting this effort and take it beyond. Right now we are in Karachi, but how is it that we can take it nationally as well?
जबरदस्त। अच्छा, इस पे इस इदारे के बारे में भी आप बता दें। ये कॉन्सर्ट हो रहा है, ये तो बच्चे आएंगे ज़रूर, बड़ी तादाद में अटेंड करेंगे, बहुत से स्कूल्स भी आपने ऑन बोर्ड लिए हैं, बट youngsters especially teenagers who are going through a certain phase in life जिनको लगता है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो ये इदारा उनकी किस तरह मदद कर सकता है? for all those who watching us right now जिनको नहीं मालूम इस बारे में। जी, so youth circle जो है ये Synapse is our organization, mental health organization, and of course we do clinical practice, clinical work, but we also do an incredible amount of policy work, awareness building, and different पार्टनरशिप sort of programs with universities. Again, IBA के साथ भी किया है और अभी TCF के साथ भी थोड़ा सा काम शुरू कर रहे हैं. The youth circle of Synapse is primarily bringing the community together in terms of youth voices and moving on. अगर when people come tomorrow and they will see and they will hear कि उनके आगे क्या programs of how they want to work on Instagram, TikTok, social media. किसी इस तरह की चीज़ में इंगेजमेंट भी बहुत सारे आपको ज़हनी मसाइल या इशू से छुटकारा दिला सकती है, बिकॉज आप मसरूफ़ होते हैं, आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर आयशा, ये कॉन्सर्ट पे ही अगर हम वापस आ जाएं तो ये अब सेकंड टाइम मतलब कराची में हो रहा है, तो आपका कोई और प्लान है इसको एक्सपेंड करने का टू अदर सिटीज़, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो एक ही हैं? बिल्कुल, and अभी भी जब we've been talking about this to different people, a number of people have said from Lahore कि आप लाहौर को कब इसको लेकर आ रहे हैं और इस्लामाबाद में कब लेकर आ रहे हैं. So that's the idea, that inshallah if this voice can sort of move forward and we can find community partners. I mean, the idea is to find community partners, get community engaged, the youth engaged, adults engaged, youth organizations engaged. Then utna zyada this can get promoted. The idea again is कि illness तो होती रहती है, लेकिन अगर हम upstream जो issues हैं उनको किस तरीके से manage कर सकते हैं और हमारे parents में और adults बहुत ज़रूरी है. Sorry, that's all the time we have today. और so this is tomorrow. वीकेंड भी है तो ज़रूर जाएं इफ़ यू आर इन कराची. आपको पता है 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल आ चुकी है इमरान खान साहब की तरफ से, और उसके बाद अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट भी थी कि बहुत से रहनुमा नहीं चाहते कि 24 को एहतजाज हो, क्योंकि एक तो तैयारी का वक्त काम है, फिर ये भी सोच है कि कहीं फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान ना हो जाए, और ये भी इत्तला थी कि अभी भी कायल करने की कोशिश की जाएगी कि खान साहब इसको पोस्टपोन कर दें. अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्चुअली अडियाला जेल ही जा रहे हैं, रास्ते में हैं. तो अली साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया. क्या आप लोग आज एहतजाज किस तरह होना है, प्लानिंग क्या होगी, ये डिस्कस करने जा रहे हैं, या ये भी इमरान खान साहब के सामने रखेंगे कि इस पे नज़रसानी कर लें? बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम. आप सबको, आपके नाज़रीन को बहुत बहुत जुमा मुबारक. जी, आज अलकादर केस है, अलकादर ट्रस्ट केस जी, उसकी ज़मानत भी बदनीयती की बुनियाद पे 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया जाता है हुकूमती हलकों की तरफ से, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस वो केस है जिसमें इमरान खान साहब ने अपने मुल्क के बच्चों को दीन की, सूफीज़म की मुफ्त तालीम देने के लिए एक ट्रस्ट बनाया था, जिस पे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को सजा दी जा रही है कि आपने अपने मुल्क के बच्चों को मुफ्त दीनी तालीम क्यों दे रहे हैं. बहरहाल उसमें आज केस है. मैं चूँकि खान साहब की लीगल टीम का एक हिस्सा हूँ, और आज से नहीं 2013-14 से, तो एज अ वकील मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को तो अभी मिलने ही नहीं देते. जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, आपने कहा कि नजरसानी, उसका तो मेरे पास कोई मैंडेट नहीं है, ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं. आज तो अलकादर ट्रस्ट केस है, तो अलकादर केस के सिलसिले में मैं जा रहा हूँ. जहाँ तक एहतजाज की आपने बात की है, जो अलीमा आपा ने इमरान खान साहब के बिहाफ पे जो ऐलान किया है, उस सिलसिले में आने वाले इतवार को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब गंडापुर साहब ने कोई मीटिंग कॉल की है पार्लियामेंटेरियंस की, MPs, MNAs, लीडरशिप की. तो उसमें कोई फाइनल स्ट्रेटजी फिर बनाई जाएगी. 4 बेसिक मुतालबात हैं और मैं समझता हूँ कि बड़ी ही मुनासिब हैं. असीरान की रहाई है, रूल ऑफ लॉ है, उसके साथ मैंडेट की वापसी है, और 26वीं आईनी तरमीम की वापसी है. आपने मुज़ाकरात की बात की है. मुज़ाकरात कभी भी सियासी क़ुव्वतें आपस में उसको रद्द नहीं करती, लेकिन जब भी मुज़ाकरात की बात हो अब्दुल्ला साहब,
वो मीनिंगफुल होने चाहिए। बारहा इमरान खान साहब ने माजी करीब में मेरे सामने ये बात की कि मुज़ाकरात मीनिंगफुल होने चाहिए। हमेशा हुकूमत टाइम गेन करती है, फिर कोई अमली स्टेप नहीं लेती। अच्छा अली साहब, ये प्लीज बताइएगा, वक्त आपके पास भी कम है, आपने जाना है इस समात के लिए, इंपॉर्टेंट समात के लिए। उस दिन जो रहनुमा उमर अयूब साहब और दीगर मिलने चाह रहे थे और नहीं मिलने दिया गया, और शिबली फराज भी थे, गौहर साहब भी थे, सब थे, क्या वो ये बात करने जा रहे थे कि खान साहब अभी एहतजाज की कॉल ना दें? उसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल कमेटी में कंसल्टेशन ये लोग करते हैं। मैं चूंकि पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ तो उसका नहीं मुझे इल्म, लेकिन जाहिर है वो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं और अपने लीडर से मुलाकात हमारे सियासी कायदीन का सबका हक है। तो वहाँ अपोजिशन लीडर सेनेट, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और अपोजिशन लीडर पंजाब बड़े मेन होते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर तो अभी भी नजरसानी की गुंजाइश है? कोई इंगेज कर ले आपको, हैंडलर्स जिन्हें कहते हैं इमरान खान साहब, वहाँ से कोई नॉमिनेट हो जाए, मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एंगेजमेंट शुरू हो जाए तो एहतजाज मौखर हो सकता है? या फिर अली साहब ये हतमी फैसला हो चुका है कि 24 को एहतजाज होगा? देखिए, फैसला तो इमरान खान साहब ने कर दिया है। अब अगर किसी ने एंगेज करना है तो मेरे पास तो मैंडेट नहीं है कि मैं उनके इस सिलसिले में बात करूं, लेकिन अगर हुकूमती हलकों ने एंगेज करना है तो ये जो इश्यूज है बुनियादी, इस पे अगर कोई अमली बात होती है तो खान साहब हुकूमत एंगेज करे या एस्टैब्लिशमेंट एंगेज करे? नहीं, मैं तो बतौर सियासी कारकुन हमेशा इस बात के हक में हूँ कि मुज़ाकरात हमेशा सियासी क़ुव्वतों के बीच में होने चाहिए। ज़ाहिर है इस हुकूमत के पीछे एस्टैब्लिशमेंट भी है और एक सपोर्ट तो होती है हर हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन इसको शायद जरूरत से ज्यादा है। तो बात हमेशा हुकूमत से होती है और इनका जितना इख्तियार है, कोई आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन बहरहाल वो जो एक पॉलिटिकल डेकोरम होता है और आइन के जो हदूद क़ुयूद होते हैं, हालांकि आइन को तो इन्होंने तहस-नहस कर दिया है, लेकिन बहरहाल हम आइन को मानने वाली एक जमहूरी क़ुव्वत है और मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात हमेशा सियासी क़ुव्वतों के बीच में ही होने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब तो रिकॉर्ड है, वो कहते हैं, वो ये समझते हैं कि इनके इख्तियार कुछ नहीं है और बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही होनी चाहिए। और अली साहब, हुकूमत तो जारहाना मोड में ऑब्वियसली नजर आ रही है और आप कह रहे हैं फैसला हो गया है कि एहतजाज होगा, तो कोई प्लानिंग तो होगी कि इसको किस तरह डील करना है? ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हजारों बल्कि कहने को तो लाखों लोग भी आएंगे, तो किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, मुज़ाकरात की बात आप बार बार कर रहे हैं। हम सियासी क़ुव्वत हैं, हम समझते हैं कि सियासी जमातों के आपस में बात होनी चाहिए, लेकिन अमली बात हो। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे दरवाजे बंद कर दें, हाँ, लेकिन मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से नहीं होते, एंगेजमेंट होती है। अगर कोई कंफ्यूजन है किसी चीज पे, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए कोई एंगेजमेंट तो हो सकती है वंस इन अ व्हाइल। तो ये आप नहीं कहते या फिर इमरान खान साहब भी ये नहीं कहते? ये आप नहीं, देखिए आप तो एक सियासी कारकुन हैं, आपने कहा बारहा ये बताते भी रहे हैं, आपकी एक अपनी सोच है, एक पार्टी और पार्टी सरबराह की सोच भी है, उनकी भी क्या यही सोच है कि इस वक्त अगर सियासी कुव्वतें एंगेज करना चाहें? आपको पता है वजीर आजम शहबाज शरीफ तो वो कहते हैं, जब उनसे पूछते हैं वो कहते हैं हम तो पहले दिन से कह रहे हैं आए हमारे साथ एंगेज करें, बैठें। देखो, वो तो अब डिपेंड करता है कि जो हुकूमत है वो किस लेवल से एंगेज करती है। अगर वजीर आजम के लेवल पे कोई बात होती है तो हो सकता है खान साहब उसको पॉजिटिव रिस्पांस करें, लेकिन पिछले हफ्ते मेरी जब खान साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने पूछा था उनसे कि मुज़ाकरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या होने चाहिए। उन्होंने कहा, इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यार इससे कोई मुझे नहीं निकलता, कोई इसका कोई हल निकलेगा। तो वो ज्यादा पुरुमीद नहीं है मुज़ाकरात से। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने आज तक पिछले 8-10 महीने में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। अच्छा, आपको उन्हें लगता है कि मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलेगा? उन्हें अब आप लोगों को आपस में ये यकीन है कि इस एहतजाज से हल निकलेगा? क्योंकि ये भी 50-50 है, ये शायद इससे भी कम प्रोबेबिलिटी है कि इससे कोई हल निकल आए। देखिए, एहतजाज जब आप करते हैं तो हमने कोई खुदा न खास्ता कुछ मलिया मेट तो नहीं कर देना। एहतजाज तो हर जमात का हक है, बल्कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो और भी क़ुव्वतें हैं, जो मिसाल के तौर पे सरकारी मुलाजमीन होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, हमारे दौर में बेशुमार आते रहे, साज़ा कराम सूबाई मरकजी मुख्तलिफ ओहदेदार, ट्रेड यूनियन, ये लोग स्टूडेंट्स एहतजाज करते हैं। एहतजाज के एंड में फिर आप बात करते हैं, तो ये एहतजाज का मतलब ये तो नहीं होता कि हम एहतजाज करेंगे तो हमने कुछ जाके अडयाला के गेट खोल लेने, नहीं, हमने जाके पुरअमन बैठ जाना, अपने मुतालबात सामने रखने हैं। अगर कोई मीनिंगफुल बात होगी
तो बात हो जाएगी, नहीं होगी तो हम अपना धरना या एहतजाज या जो भी आप इसको नाम दें, खान साहब ने कहा है कि पीसफुल एहतजाज है और इसको अपने जो हमारे मकासद हैं उनके हल तक हमने इसको नहीं वो खत्म करना, लेकिन हर एहतजाज का एंड फिर मुज़ाकरात या गुफ्तगू पे होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि गुफ्तगू होती है और अगर होती है तो कितनी संजीदगी से वो हो रही है और जो कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से उनके पास इख्तियार कितना है। अच्छा अली साहब, फाइनली ये भी जरूर बता दें कि एहतजाज पहले भी होते रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो फिर एंड में फिजल आउट से हो जाते हैं। हालांकि शुरू इसी तरह होते हैं कि ये सबसे बड़ा मार्का होगा, ये बहुत बड़ा एहतजाज होगा और हजारों लाखों लोग होंगे। तो अब जो 24 को होने जा रहा है इसमें क्या मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वही बातें इसके हवाले से भी कही जा रही हैं कि ये बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं जितना इसको समझा हूँ बतौर सियासी कारकुन, मेरे से कल भी पूछा गया, शायद एक्सप्रेस वालों ने पूछा था कि अपना इस बार क्या मुख्तलिफ है, तो मैंने कल भी ये बात की और आज यू पे भी ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में एक तो मुख्तलिफ ये है कि इमरान खान साहब की अपनी की कॉल है और उनकी सिस्टर के मुंह से वो डायरेक्ट कल बात आई है हम सबके पास, और वो ये है कि अहदाफ क्लियर हैं, अहदाफ इस बार बहुत क्लियर हैं, मुतालबात बड़े क्लियर हैं, और साथ साथ ये बात भी खान साहब ने की है कि आपने अपने मुज़ाकरात के पूरे होने तक वापस नहीं आना। तो पिछली बार अगर आपको याद हो 3-4 अक्टूबर का जो एहतजाज हुआ था, तो उसमें एक तो वो धरना नहीं था, एक दैट वाज सॉर्ट ऑफ वन डे अफेयर, उसमें ये था कि डी चौक जाके फिर सबने वापस आना है, यानी उसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्लैरिटी है, ये सिट-इन है, ये धरना है। अब इस धरने को लीड अलीमा खान साहिबा ने अनाउंसमेंट की, बुशरा बीबी के बारे में भी इत्तलात हैं कि वो मीटिंग्स वगैरह देख रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन देख रही हैं, फिर अली अमीन तो होते ही हैं बतौर वजीर आला भी, तो कौन लीड करेगा? अलीमा खान साहिबा लीड करेंगी एक काफिला या फिर बुशरा बीबी काफिलों के साथ निकलेंगी या अली अमीन गंडापुर होंगे? तो वो तो होंगे। बड़ा बुनियादी सवाल है। पहले तो बुशरा बीबी की बात कर लें, उनके कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं है, वो अपनी किस हद तक महदूद हैं, वो कोई पार्टी को ना लीड करती हैं और ना उन्होंने कोई ऐसे किसी ख्वाहिश का इजहार किया है, ना इमरान खान साहब ने मैंडेट उन्हें या पार्टी को हिदायत दी है। जहां तक हलीमा आपा का ताल्लुक है, उन्होंने अपने भाई के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, जिस तरह बुनिया साहिबा ने भी कुर्बानी दी है, जेल में रही हैं। हलीमा आपा की इंटरेस्ट सिर्फ अपने भाई की रिहाई तक है। जहां तक ये पॉलिटिकल मूवमेंट या जमात की एक्टिविटीज लीड करने का ताल्लुक है, उसके लिए चेयरमैन गवर्नर हैं और सेक्रेटरी जनरल हमारे राजा साहब हैं, उसको लीड पार्टी का अपना ऑफिशियल कैडर करेगा। पार्टी हमारी जो है ये हमारी पार्टी का खासा है कि ये ANP पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरह फैमिली लिमिटेड पार्टी नहीं है, ये इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिडिल क्लास लोगों की एक जमात है और इसमें मरूसी सियासत की बात नहीं है। तो इसको लीड पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी, लेकिन आपको जहां जहां बुशरा बीबी या अलीमा आपा नजर आती है, उसकी वजह यह है कि वो जेल में जाती हैं, अपने हस्बैंड या अपने भाई से वो मिलते हैं और बड़ा नेचुरल है, खून का रिश्ता है, उनकी मोहब्बत जो है वो मुसल्लमा है अपने भाई से या अपने हस्बैंड से, बुशरा बीबी का, तो वो अब उनका एक रोल वहां आ जाता है, जब वो बात करती हैं मीडिया में की बात आ जाती है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल मूवमेंट का या जमात को लीड करने का ताल्लुक है, उसके लिए इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर और राजा साहब की जिम्मेदारियां हैं, वो करते हैं। बाकी सूबों में इस तरफ अली अमीन खान है, दूसरी तरफ जो है आप सबको पता है हमाद अजहर हैं या शेख वकास साहब हैं या ओन अब्बास पप्पी हैं पंजाब साइड पे, तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही है। नहीं तो हमाद अजहर फिर क्या फिजिकली लीड करेंगे? हमाद अजहर हो गए, मुराद सईद हो गए, ये आएंगे हमें नजर सड़कों पे लोगों के साथ? देखिए, हमाद से तो मैं अभी पिछले इतवार को भी मिला, माशाल्लाह ही वाज लुकिंग फिट। हमारे कारकुन हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं याद होगा 2016 में जब हमारा पनामा था, पनामा तहरीक थी, जब मियां साहब के खिलाफ हमारी जद्दोजहद थी, जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया, उस जमाने में इस्लामाबाद की सड़कों पे अल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर जो हैं हमारे वलीद इकबाल और साथ साथ हमाद अजहर और आरिफ अलवी उस जमाने में रोडों पे उनको घसीटा गया था। तो हमारे हमाद अजहर पुराने कारकुनों में से हैं, खान साहब को उनका ट्रस्ट है, इंशाल्लाह वो निकलेंगे। जहां तक मुराद सईद का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अभी शायद वो ना निकले क्योंकि उनकी सिक्योरिटी वगैरह की इश्यूज हैं, तो उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो खुद आएंगे, क्योंकि उनको जो है कुछ इश्यूज ऐसे हैं
जो जब तक वो नहीं हल होते, अल्लाह करे अल्लाह उनकी जिंदगी की हिफाजत करे, इंशाल्लाह जल्द अल्लाह करेगा, मुराद भी हमारे बीच होंगे। चलिए, आपने पैनामा का जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, तो मुझे पता नहीं सलमान अकरम राजा साहब क्यों याद आ गए। आप आई एम श्योर कभी वक्त निकाल के उनसे भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि हमें मालूम है कि आप जा रहे थे समात के लिए और आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में रास्ते में हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑलराइट, सो दिस इज इट। मैच का से जो सवाल थे उनके जवाब भी आपको मिल गए होंगे। मैच पे अभी हमारे पास टाइम नहीं है मजीद बात करने के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड, वील सी यू मंडे।